हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ सुदीप फार्मा लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 21 से लेकर 25 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मैं इसमें सारी चीजें एक एक पॉइंट आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और जो जीएमपी वगैरह हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, वो सिर्फ एक अंदाजा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए जान रहे हैं। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डिसीजन सारा आपका होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो 115 रुपए पर शेयर के आसपास बता रहा है, और 20% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। जीएमपी तो अभी अच्छी है, ठीक है। बाकी देखिए, जीएमपी एक अंदाजा है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो पूरे भरोसे आप इसके मत रहिएगा। बाकी सारे फैक्टर्स भी आप देख लीजिए, इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि भी कंपनी अच्छी है नहीं है। जीएमपी एक साइड का मामला मान के चलिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1989 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अभी देखा जाए तो 36 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। मतलब अब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप इसको कह सकते हैं। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि कंपनी क्या काम करती है, सिंपल। तो कंपनी जो है, एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल मतलब ये फार्मा दवाइयों वाला सेक्टर। फिर दूसरा आता है न्यूट्रिशन सेक्टर। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, जैसे बच्चों के लिए कुछ न्यूट्रिशन चीजें चाहिए होती है, कुछ पाउडर्स आते हैं, और भी जैसे जिम वगैरह जो जाते हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको पता ही होगा, पाउडर वगैरह वो जो लेते हैं। तो वो न्यूट्रिशन, एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दूसरा न्यूट्रिशन सेक्टर, और तीसरा होता है फूड सेक्टर। जो खाने पीने वाली जो चीजें होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, उनकी रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल होता है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। भाई ये दवाइयां मैन्युफैक्चर नहीं करती, ना ही कोई पाउडर मैन्युफैक्चर करती है, ना ही कोई फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। उनके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। अब एग्जांपल के लिए आपको एक और समझा देता हूं, जैसे फार्मा के अंदर जो दवाइयां होती है, दवाइयों के अंदर एक तो एपीआई होती है। एपीआई मतलब जो दवाई होती है खुद पर्टिकुलर, वो ये बनाती नहीं है। उसके साइड में जो पूरा खोल होता है दवाई का, जो भाई आप कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो कह सकते हैं, उसका पूरा खोल होता है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके आसपास के रॉ मटेरियल ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये कंपनी जो आयरन फॉस्फेट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टॉप लीडिंग कंपनी में आती है। आयरन फॉस्फेट जो बच्चों के पोषण के लिए चीजें चाहिए होती है, उसमें आयरन फॉस्फेट थोड़ा जरूरी होता है, तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अब इसके कुछ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स या कुछ बात कहें तो कैल्शियम सॉल्ट्स है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स है, आयरन सॉल्ट्स है। उसके अलावा एक्सिपिडेंट्स में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है। प्री मिक्सेस आते हैं इसके, मिनरल्स और विटामिन के प्री मिक्सेस भी। उसके अलावा इनकैप्सुलेटेड इंग्रेडिएंट्स। तो ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। इसकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। टोटल अभी कैपेसिटी देखें तो 50,000 मेट्रिक टन के आसपास है, ठीक है। 200 प्लस ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है लगभग, और 1100 प्लस कस्टमर्स को ये सर्व कर चुकी है। उसके अंदर जो टॉप फार्मा कंपनीज है, जैसे मैनकाइंड है, कैडिला है, और भी काफी सारे कस्टमर्स हैं। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो फार्मा, फूड और न्यूट्रिशन जो सेक्टर है, वहां से 64.8% का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। बाकी कुछ इसके स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वहां से 34.2% का रेवेन्यू लगभग लगभग जनरेट होता है। बाकी इसका इस सेक्टर के अंदर मार्केट शेयर कितना है वो एग्जैक्टली दिया नहीं गया है, तो वो एग्जैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी ओवरऑल कुछ सॉल्ट्स वगैरह हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसका सेक्टर थोड़ा सा यूनिक है, और अभी कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है इसके जैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। और दोस्तों, जब भी कोई नया आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च होता है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं ज्यादा रहती है। सब जगह एक ही सवाल घूमता रहता है कि अप्लाई करें या स्किप करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जीएमपी, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह देख के सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ही ज्यादातर सोचते हैं। लेकिन आईपीओ का मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन्स वगैरह ही नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। और कोई भी आईपीओ तभी प्रॉफिटेबल बनता है हमारे लिए जब हमारे पास एक्यूरेट इनसाइट्स हो। तो इसके लिए हमें इसके एक्यूरेट इनसाइट्स, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, सारी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि ये सब हम कहां पर देखें, तो यहां आता है ब्लिंकएक्स। तो ब्लिंकएक्स एक एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको देता है जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ काफी पावरफुल फीचर्स, जिससे आपकी ट्रेडिंग अफोर्डेबल ही नहीं बल्कि स्मार्ट और सीमलेस हो जाती है। और ब्लिंकएक्स ने अपना 2 महीने वाला जीरो ब्रोकरेज का प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है।
और इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, एनएसई, एफएनओ, करेंसी ट्रेडिंग, इंट्राडे, आईपीओ में बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं पूरे 2 महीने तक। और सबसे अच्छी बात, ब्लिंकएक्स पर मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। तो ब्लाइंडली नहीं, आप डेटा बैक डिसीजन लो। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये फीचर एटीएम, एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप 5 ऑप्शंस को फिल्टर करता है, जिससे आप एक ही क्लिक में ट्रेड कर सकते हो। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, नो टाइम वेस्ट। तो अगर आप आईपीओ में या ओवरऑल मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहते हो तो अब वक्त आ गया मूव करने का ब्लिंकएक्स पर। तो सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग के लिए अभी डाउनलोड करें ब्लिंकएक्स को। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अब ये सेक्टर तो अच्छा है, अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, क्योंकि कंपनी सेक्टर तो अच्छा होने के बावजूद लॉस के अंदर हो तो नुकसान है, और अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो और बढ़िया है। तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। रेवेन्यू, जो इसकी इनकम होती है, उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है, ज्यादा नहीं है, 438 करोड़ से 511 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर भी ग्रोथ है, 62 करोड़ से 138 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन निकालें 2023 के अंदर 14.2%, 2024 के अंदर 28.6% और 2025 के अंदर 27% के आसपास। तो मार्जिन के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है, और 27% के मार्जिन कम नहीं होते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसका चौथा ही भाग आपका प्रॉफिट है, तो कितनी बड़ी बात है। बाकी एबिटा के अंदर भी ग्रोथ है। और हालांकि देखा जाए तो ये जो फार्मा सेक्टर वाली कंपनियां, उनको उनके अंदर ये प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। भाई मेडिकल्स पे आप दवाइयाँ जो देखते होंगे, भाई हकीकत में ऐसा होता है कि भाई रुपए की चीज 5 रुपए में बिकती है मार्केट के अंदर, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चीज जो, मतलब मान के चलो 1 रुपए की चीज वो मैन्युफैक्चर आगे निकालते हैं तो वो 10 पैसे आसपास मैन्युफैक्चर होती है। इस तरह से इतना मार्जिन चलता है। बाकी इसकी नेट वर्थ भी साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व भी इसके साथ में साल दर साल बढ़े हैं। 668 करोड़ रुपए की रिजर्व है इसके हाथ में आज की तारीख में। बोरोइंग्स वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, 135.97 करोड़, लगभग 135 करोड़ रुपए के आसपास इसके ऊपर बोरोइंग्स उधारी है। डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.20 का निकल कर आता है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है, ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रिजर्व्स वगैरह हैं इसके हाथ में तो ज्यादा इतना दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। ये आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं करी, नो डेट रीपेमेंट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% के आसपास है, बढ़िया है। फिर इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकाले तो 47 का निकल कर आता है, और प्राइस टू बुक 12.9 का निकल कर आता है। हालांकि कोई पीयर कंपिटिटर नहीं है, बट जो अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखे तो 47 का ये थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए इसका प्रॉफिट मार्जिन भी इतना अच्छा है, अर्निंग्स पर शेयर अच्छा है, उस हिसाब से भी पी थोड़ा महंगा है। प्राइस टू बुक 13 के आसपास है, ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है। ये वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। बाकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 21 से लेकर 25 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 563 रुपए से लेकर 593 रुपए के बीच में रखा गया है। 25 मतलब 25 शेयर्स का ये लॉट है। तो ये प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा ये सस्ता करना चाहिए था। जो वैल्यूएशन हमने पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज देखी वो थोड़ी सी महंगी नजर आती है। बाकी कोई पीयर कंपटीटर है नहीं तो उस पर कंपेयर करें। बाकी जो पी वाइज, प्राइस टू बुक, जो इसके आंकड़े देखे तो मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है। टोटल इश्यू साइज है 895 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 95 करोड़ रुपए के, जिससे 75 करोड़ रुपए मशीनरीज वगैरह के अंदर ये काम में लेने वाली है। बाकी 800 करोड़ रुपए का ओएफएस है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हुए लग नहीं रहा है कि भाई कुछ ज्यादा जरूरत है कंपनी को पैसों की। हाँ, थोड़ा बहुत जो फ्रेश इश्यू है या पैसा डेट अपना पे करने में काम लेना चाहिए था, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाती तो बढ़िया रहता। बाकी प्रमोटर की पहले होल्डिंग 89% की है, बाद में 76% के आसपास की रह जाएगी। मतलब जो मिनिमम रूल होता है 75% का, तो बाद में 1.15% ये सेल करेगी या उससे ज्यादा भी सेल कर सकती है। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैंने आपको बता भी दिया कि सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। और जीएमपी वगैरह के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, और ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। आपको भी इसके भरोसे नहीं रहना है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपको ज्यादा देखने हैं। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह देखने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है जीएमपी। जीएमपी अभी 20% अच्छी बता रही है, तो अच्छी बता रही है तो 1 पॉइंट जीएमपी में पूरा देना चाहूंगा। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20%, 10% तो आधा पॉइंट, 10% से कम है तो 0 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट जीएमबी में पूरा मिल जाता है। वैल्यूएशंस सस्ती नहीं है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, तो वैल्यूएशन में अभी मैं 0 पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी पीयर कंपीटिटर्स वगैरह नहीं है, अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इस हिसाब से आधा पॉइंट दे सकते हैं, बट अभी मैं 0 दे रहा हूँ, ठीक है।
फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट की, वो अभी खुलेगा तब पता चलेगा। एंकर लिस्ट एक दिन पहले आ जाएगी, तो एंकर लिस्ट छोटा इश्यूज आई है, नॉर्मल एंकर लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो एंकर लिस्ट मुझे लगता है उसके अंदर आधा पॉइंट मिल सकता है, और सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर जीएमपी अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन अच्छा ही मिलेगा, तो वहाँ पर आधा से लेकर 1 पॉइंट मिल सकता है। तो इस कंपनी की जो रेटिंग बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई न्यूट्रल से लेकर रिस्क फ्री रेटिंग बन सकती है, मतलब जो ज्यादा रिस्क पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो डिसीजन आपका खुद का होगा। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर यूनिक है, अभी कोई पीयर कंपटीटर वगैरह नहीं है। ये जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह रॉ मटेरियल बनाती है, अच्छी बात है, थोड़ा इसे यूनिक बनाता है इसको। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। डेट भी कंट्रोल के अंदर है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। फाइनेंशियल स्ट्रांग है, सेक्टर अच्छा है, तो फिर मतलब कंपनी के ये सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी इसका कस्टमर बेस अच्छा है, काफी कस्टमर्स को ये सर्व कर चुकी है, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसकी कस्टमर है, काफी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव में विशेष ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। एक वैल्यूएशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सस्ती करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल अगर देखा जाए कंक्लूजन, तो सेक्टर अच्छा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब ज्यादा अच्छे पॉइंट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती करते बढ़िया था। बाकी रिस्क की पॉइंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि इतना रिस्क है कोई कंपनी के अंदर, हाई रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, कंपनी बैलेंस नजर आ रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमको लगे कि भाई आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आएगी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।